Hi everyone, my name is Harshita. Welcome to my YouTube channel Study with Harshita. आज की ये वीडियो बहुत ही खास है, खासकर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो सीरीज हमने शुरू की थी कल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2012 टू 2020, उसका पार्ट 2 लेकर हम आज आ गए हैं। और आज हम फिर से अपनी तैयारी को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि हमने कितना सीखा है, किस लेवल की हमारी तैयारी है और कितना हमें अपनी तैयारी को इनहांस करना है। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। और आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और आप अपना स्कोर भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपने कितने करेक्ट किए। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन फर्स्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज। जीडीपी है मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज। इसको हम लेते हैं ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। एक मिनट, इसमें आएगा ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज plus value of change in the inventories। ठीक है गाइज, अगर आपको हैंडराइटिंग समझ नहीं आए तो मैं आपको साथ साथ बोल भी रही हूँ। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ the total sales of goods and services plus value of change in the inventories। ठीक है, the sum of net value added in various economic activities is known as GDP at factor cost। ओके, एक मिनट गाइस। तो इसमें हम क्या लेंगे, जीडीपी, उसमें से लेस कर देंगे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को और फिर लेस करेंगे सब्सिडीज को। तो ये वाला आंसर कहाँ है? बी इज द राइट आंसर। या ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी मीन्स डील्स विद टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, डील्स विद टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और ये एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू होती हैं। इन शॉर्ट वी कैन से दैट गवर्नमेंट रिवेन्यू जो टैक्स के थ्रू आता है। यूज ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू, जो सरकार है वो गवर्नमेंट वो किसके थ्रू कलेक्ट करती है, टैक्सेस के थ्रू या फिर इम्पोज ड्यूटी, तो इनके थ्रू रिवेन्यू को कलेक्ट करते हैं। तो उसका यूज इसमें मेन दिया हुआ है। टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, ये बिल्कुल ठीक है। टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये भी बिल्कुल ठीक है। टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यस, ये भी ठीक है। तो ए इसमें ठीक नहीं है, लिक्विडिटी को नहीं इंक्रीज करता है ये। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट का कौन सा एलिमेंट नहीं है? मार्केटिंग कैपेबिलिटी, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, मनी एंड कैपिटल मार्केट, पर्सोनल कैपेबिलिटी। ठीक है, मनी एंड कैपिटल मार्केट इंटरनल इन्वायरमेंट नहीं है, ये एक्सटर्नल में आएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच 4 बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू होस्ट कंट्रीज फ्रॉम एमएनसीज। ठीक है, कौन से बेनिफिट्स हैं
जो होस्ट कंट्री के द्वारा एमएनसी होस्ट कंट्री को प्रोवाइड करती है, ऐसे बेनिफिट्स बताइए। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, लर्निंग ऑफ बिजनेस मैनरिज्म, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन शेयरिंग, क्रिएशन ऑफ जॉब। हाँ जी, ये बिल्कुल होता है। तो फोर्थ वन तो है ही है। फोर्थ वन है। एंड देन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये भी है। इनहांसिंग सोशल कॉन्टेक्ट, इम्प्रूव कंपटीशन इन लोकल इकोनॉमी। लेट्स सी द आंसर। सी विल बी द राइट आंसर। ओके गाइस, आप को जो क्वेश्चन मतलब ज्यादा वो लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में उसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं बहुत ज्यादा फास्ट नहीं करा रही हूँ। अगर किसी को फास्ट देखना है तो वो स्पीड को बढ़ा के देख सकता है वीडियोस, नो प्रॉब्लम। पर गाइस स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे आपको ये पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, प्लस में आप क्वेश्चंस को रीड करके कैसे आंसर्स के साथ टैकल कर पा रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आप हर क्वेश्चन को क्लिक कर पाओगे, ये जरूरी नहीं है। ये सब तभी हो पाएगा जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओगे। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ floods, problem of overgrazing and ecological degradation, land degradation and soil erosion। ये सभी होते हैं, तो इसका आंसर none of the above रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following concept is used as fund in the preparation of fund flow। इसमें क्या क्या यूज होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने में। इसका आंसर रहेगा ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि हम फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, जिसमें हम जितना भी इनफ्लो ऑफ कैश हुआ है, जितना भी आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ है, उसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज इसमें इंक्लूड होते हैं। कम टू द सेवेंथ क्वेश्चन, विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू कंजर्वेशन कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, एरियर ऑफ बुक अकाउंट्स। ठीक है, तो बताइए। देखो, विंडो ड्रेसिंग होती क्या है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब हम बढ़ा चढ़ाकर दिखाना अपने प्रोडक्ट को, मतलब ये इस तरह की स्ट्रेटेजी है। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स एंड अदर पोर्टफोलियो मैनेजर्स इसको यूज करते हैं, उनको दिखाते हैं कि हाँ ये शेयर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो क्या मतलब कस्टमर उसको परचेज कर लेते हैं, तो क्या करते हैं और फिर उनको क्या करते हैं लो उस पे मतलब हाई पे मतलब परचेज करवाते हैं और फिर सेल जो है वो लो पे करा देते हैं। तो ये क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग होती है। तो इसमें क्या आएगा, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। इसमें डिस्क्लोज नहीं करते हैं, मतलब बढ़ा चढ़ाकर झूठा दिखावा करते हैं। ओके, बी इज द राइट आंसर। कम टू द 8th क्वेश्चन, रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द टूल एम्प्लॉयड टू, नहीं सॉरी असर्शन दिया हुआ है इसमें, तो रेशियो एनालिसिस इज वन द टूल एम्प्लॉयड टू नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंसर्न। रेशियो रीजन है, रेशियो एनालिसिस इज नॉट द ओनली टेक्निक अवेलेबल टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, तो इसमें सेकंड बिल्कुल ठीक है, रीजन इसका ठीक है और असर्शन ठीक नहीं है, तो इज द राइट आंसर। सॉरी गाइस, एक मिनट रुकिए। रेशियो एनालिसिस इज वन द टूल्स एम्प्लॉयड टू नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंसर्न। बिल्कुल ठीक है। रेशियो एनालिसिस इज नॉट द ओनली टेक्निक अवेलेबल टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ठीक है, क्योंकि मुझे नोट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ था। सॉरी गाइस, इसका राइट आंसर है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू मेजर्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंसर्न। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बिजनेस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
come to the next question. Consider the following parties: secured creditors, unsecured creditors, partners who have granted loans, partners who have contributed over and above profit sharing ratio. तो इसमें पहले किसको पेमेंट की जाएगी? जब डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म होती है तो पहले किस सीक्वेंस में पेमेंट होती है? पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को होती है, फिर अनसिक्योर्ड को होती है, उसके बाद पार्टनर्स हु हैव ग्रांटेड लोन। तो ये इसका आंसर रहेगा बी। बी इज द राइट आंसर। विच काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? किस तरह की इकोनॉमी है जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को डिस्क्राइब करती है? पॉजिटिव जो है वो करती है। ओके, पॉजिटिव इकोनॉमिक करती है। लेट्स सी, यस, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion marginal cost and differential cost do not convey the same meaning in all the circumstances। रीजन दिया हुआ है डिफरेंशियल कॉस्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये दोनों ही बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। कम टू द क्वेश्चन 30। कंसिडर द फॉलोइंग: प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, प्राइसिंग मेथड, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, प्राइसिंग डिसीजंस। ठीक है, तो इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। ओके गाइस, 13th, तो इसका फर्स्ट प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे हम, उसके बाद प्राइसिंग डिसीजन लेंगे और प्राइसिंग डिसीजन के बाद हम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे, फिर उसके बाद हम प्राइसिंग मेथड्स को अडॉप्ट करेंगे। तो बी इज द राइट आंसर। यस, बी इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कमोडिटी इज यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेज एंड देन द डिमांड फॉर इट इज नोन एज। एक कमोडिटी है वो मल्टीपल पर्पज के लिए यूज होती है, देन इट इज नोन एज कंपोजिट डिमांड। ओके, come to the next question। होप सो गाइस आपको दिख रहा होगा। एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस, पार्टली पेरिटी प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिव प्राइस और डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइस। तो देखो, डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइस किसका होगा? पब्लिक एंटरप्राइजेस का। तो सी रहेगा फोर्थ। सी का रहेगा फोर्थ। ये सिर्फ एक में ही है, तो बी इज द राइट आंसर। ओके, तो हमें ऐसे मतलब टैकल करना है पूरे क्वेश्चन को ना सॉल्व करके। कई बार हमारा एक चीज से ही क्या होता है, हमारा आंसर आ जाता है। सैंपल डिजाइन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग: सैंपल यूनिट, साइज ऑफ सैंपल, टाइप ऑफ यूनिवर्स, सैम्पलिंग प्रोसीजर। तो ये इसमें सब इंक्लूड होते हैं। सी इज द राइट आंसर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन? इसमें से डिस्पर्जन का कौन सा मेजर नहीं है? जल्दी बताइए गाइस। अभी क्वार्टाइल इसका नहीं है और सभी रेंज में भी मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इसके मेजर्स हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन 18th। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इसका जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देती हूँ। 1 मिनट रुकिए। इसका फॉर्मूला है R इजकल टू BX Y मल्टीप्लाई में BY X। ठीक है, तो ये इसी रूट के अंदर है, एक ही रूट के अंदर है। ये सब यहाँ आ नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0.25 मल्टीप्लाई में 0.64। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 0.16। 0 अच्छे से नहीं बन रहा, 0.16 आ जाएगा और ये रूट से बाहर आने के बाद हो जाएगा 0.40। ओके गाइस, होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये सिंपली फॉर्मूले में पुट किया है, नथिंग मोर देन इट। हमने सिर्फ यही किया है।
Now come to the next question. Stroke rule is used to find out directly. Stroke rule is used to find out directly. स्ट्रक का जो रूल है वो किसको फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है? नंबर ऑफ क्लासेस इन द कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सिर्फ, तो हमें क्रैमिंग ही करनी पड़ती है। ये कौन सा रूल किसने दिया है, कौन सा मेथड किसने दिया है, तो इसमें कुछ समझाने का नहीं है। ओके, ठीक है। Which of the following software has application in both mathematics and statistics? ओके, तो SPSS हमने कल भी पढ़ा था, साथ ये भी नहीं है क्योंकि मैथ में यूज नहीं होता है, स्टेट का है, आर भी स्टेट का ही है। देन इसमें नन ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, इसका फोर्थ रहेगा। ए का फोर्थ जो है वो 2 में है, और फिर बी का जो थर्ड है वो ऑलिव शेल्डन है। सी का जो है, इसका सी आंसर रहेगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या रहेगा? हेनरी फ्योल। देख लेते हैं, थोड़ा सा डाउट है डियर। यस, बी इज द राइट आंसर, करेक्ट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या रहेगा? FW टेलर। ओके, बी इज द राइट आंसर। हाँ, असर्शन है ऑल डिसीजन टेकन थ्रू मेंटल प्रोसेस आर रेशनल। रीजन है डिसीजन मेकिंग इज द मेंटल प्रोसेस। सभी जो डिसीजन हम लेते हैं जरूरी नहीं है वो रेशनल ही हो, बहुत सारे डिसीजन कई बार रेशनल भी हो जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है। तो हमारा इसमें क्या है? असर्शन रॉन्ग है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, किसने मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जो टेक्निक है उसको डेवलप किया था? ये जोसेफ ले मार्से, LF यूर्विक, पीटर F ड्रकर, लेस्टर आर बिटल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? लेस्टर आर बिटल। जो बिटल थे उन्होंने ही क्या किया था? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। आप पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, या तो आप पीछे का बिटल यूज कर लीजिए या फिर लेस्टर यूज कर लीजिए। ठीक है, जिन्होंने मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का क्या दिया था? टेक्निक दी थी। Come to the next question. Which among the following are the parts of job description? Job description के parts कौन से हैं? First, duties performed. Second, job summary भी होती है। Job identification. Fourth one is supervision given. ये चारों होते हैं। Then ये किसमें है? A is the right answer. Come to the next question. Appointment of independent director is the part of corporate governance as per the। इसमें कौन सेबी आता है, इंडियन कंपनीज एक्ट आते हैं, RBI या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इसका क्या आंसर रहेगा? कॉर्पोरेट के जो डिसीजन है, कॉर्पोरेट को जो गवर्न करता है वो अपॉइंट कौन करेगा? वो करेगा सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, A is the right answer. Come to the next question. A method for achieving maximum market response from limited marketing resources by recognizing differences in the response characteristics of various parts of the market is known as market targeting, market positioning, market segmentation, market strategy. तो इसका राइट आंसर रहेगा मार्केट सेगमेंटेशन, क्योंकि हम क्या करते हैं जब हमें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए होता है तो हम डिफरेंट सेगमेंट्स को चूज करते हैं। हाँ, देखिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा देती हूँ। एक मिनट, ये तब मैंने रफ नहीं किया था, यहाँ पर बता देती हूँ। एक मिनट रुकेगा गाइस।
तो ये क्या होता है, जैसे ये एक एरिया है, तो इसमें क्या करते हैं हम, ये ऐसे डिवाइडेड है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, यहाँ पर इन दो को छोड़ देंगे, इन दो मार्केट को छोड़ देंगे, हम सिर्फ इन दो मार्केट में डील करेंगे। ओके, तो क्या इससे क्या होगा, इससे हमें ये बेनिफिट है कि जो हम कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को ग्रैब कर पाएंगे और मैक्सिमम आउटपुट ले पाएंगे। तो सी इज द राइट आंसर। Who plays their significant role in distribution of goods when they do not sell to ultimate? ठीक है, Who plays their significant role in distribution of goods when they do not sell to ultimate? तो जो अल्टीमेट यूजर और कंज्यूमर्स, अल्टीमेट यूजर्स और कंज्यूमर्स को कौन प्रोडक्ट पहुंचाता है, वो देते हैं रिटेलर्स। एक मिनट रुके। Plays their significant role in distribution of goods when they do not sell to ultimate user और consumer। जब हम ultimate consumer को नहीं सेल कर पाते तो वो किसके, मतलब रिटेलर तो एक होलसेलर के बाद आता है और उसके बाद कंज्यूमर आता है। एक चेन को हम फॉलो करते हैं जिसमें क्या रहेगा, पहले जो मैन्युफैक्चरर रहेगा, मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर आ जाता है, होलसेलर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद जो है अल्टीमेट जो कंज्यूमर है, यूजर है, वो आता है। तो होलसेलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, इन मार्केटिंग मिक्स विच 4 P's आर कवर्ड? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन इज द राइट आंसर। Which research include all type of researches into human motives when it refers to qualitative research designed to uncover the consumer subconscious or hidden motivations? Hidden motivations के लिए motivational research का हम यूज करते हैं, is the right answer. Come to the next question. False and misleading claims and vulgarity in advertisement do not मैच विद, किसके साथ मैच नहीं करती है, हमारे एथिक्स के साथ मैच नहीं करती है। एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग। ओके, बी इज द राइट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैपिटल बजटिंग इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंसेज। तो इसको हम जैसे कैपिटल बजटिंग में हम स्टेप्स लेते हैं तो उसी की तरह हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो इसका क्या आंसर रहेगा, लेट्स सी। पहले हम फॉलो अप करेंगे, ठीक है, फॉलो अप के बाद हम प्रोजेक्ट प्रेजेंट करेंगे, तो बी इज द राइट आंसर। या ओके, विच मेथड डज नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी? कौन सा जो है मेथड वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करके नहीं चलता है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा मेथड है जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं लेके चलता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which formula is used to measure the degree of operating leverage? कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है डिग्री ऑफ लिवरेज निकालने के लिए? तो बी इज द राइट आंसर। पहले ऊपर आएगा कंजप्शन, नीचे EBIT, ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स। Come to the next question. Which one is more appropriate for cost of retained earnings? Which one is more appropriate for cost of retained earnings? Retained earnings के लिए कौन सा बहुत more appropriate है? Opportunity cost for the firm. Opportunity cost को ही हम लेके चलेंगे, ये बहुत appropriate है for cost of retained earnings. Okay. Come to the next question. मोदी मिलानी मिलर अप्रोच, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच है वो किससे रिलेटेड है? वो कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो ए का थर्ड 2 में है। फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है वो किससे रिलेटेड है? वो है हमारे आर्बिट्रेज से। तो सेकंड का फोर्थ किस में है? बी इज द राइट आंसर है। नहीं सॉरी मैंने क्या बोल दिया, इसका देखो मोदी
गिलानी मिलर अप्रोच की जो है वो हम कंफर्म है कि उसका है कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके। एंड बी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का है वो आर्बिट्रेज ही आएगा गाइस। ये इसका आंसर इसमें गलत शो कर रखा है, बट इसका जो राइट आंसर है वो बी ही इसका राइट आंसर रहेगा, ओके। ड्यूरिंग विच प्लान वॉज द नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम इंट्रोड्यूस, ठीक है, किस दौरान जो यूज किया गया था नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम इंट्रोड्यूस, सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान इसको इंट्रोड्यूस किया था। लेट्स सी द आंसर, बी इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्डिनरी पर्सन डज नॉट वांट टू वर्क ऑन हिज ओन, ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी और किसने दी थी? ये थ्योरी हम जो हमें आता है पहले हम उसको लेके चलेंगे। देखो एस्टीम नीड्स किसकी दी हुई है? ये हिरार्की थ्योरी के अंदर आती हैं। मोटिवेशनल फैक्टर्स किसके अंदर आते हैं? हाइजीन थ्योरी के अंदर आते हैं। तो इसका क्या आंसर रहेगा? डी का जो है फर्स्ट है, तो इसका डी इज द राइट आंसर। या हम ऐसे टैकल करेंगे क्वेश्चंस को, पूरा अगर हमें नहीं आता, जो हमें आता है हम उसको पहले करके देखेंगे, ओके। अरेंज द फॉलोइंग स्टाफिंग प्रोसीजर इन द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है, इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाएंगे। इसमें पहले हम सेकेंड प्रिपेयरिंग पर्सनल स्पेसिफिकेशंस, ओके, और फिर डिटरमाइनिंग सोर्सेज ऑफ पर्सनल सप्लाई। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ओके। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉलेंट्री मेथड फॉर प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करने के लिए एक वॉलेंट्री मेथड नहीं है। ये नोट जरूर देख के जाना है गाइस, क्योंकि इसके चक्कर में हम पहले आधा क्वेश्चन पढ़ते ही क्या कर देते हैं, आंसर को टिक करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, फिर आंसर को टिक करना है, ओके। तो इसमें वर्क कमेटी है जो कि वॉलेंट्री नहीं है, ओके। दिस इज द राइट आंसर। कम टू द 40th क्वेश्चन, इट इज नॉट, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहती है? इट इज नो बेटर टू पे एम्प्लॉयज फॉर लिटिल देन टू पे टू मच। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है? कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज विल रिमेन कॉम्पिटेंट फॉर एवर। ऐसी बात तो नहीं है गाइस, सेकेंड इसका गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ओके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट कंट्रोल, कॉर्पोरेट कंट्रोल, आईपीओ कंट्रोल और यूएलआईपी कंट्रोल। देखो क्रेडिट कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है ये हम सबको पता है, क्योंकि जो हमारे इसमें इंडिया में है जो आरबीआई द मेन हेड है जो क्रेडिट को कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके, यही क्रेडिट को कंट्रोल करता है। द सेकंड वन इज कॉर्पोरेट कंट्रोल। कॉर्पोरेट को कौन कंट्रोल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या है? एमसीए। तो इसका फर्स्ट आंसर रहेगा। तो वेट गाइस, तो इसका फर्स्ट का है फोर्थ, ए का फोर्थ दो में है, फिर सेकंड का जो फर्स्ट है, तो बी इज द राइट आंसर। डी इज द, नीचे हमने देखा नहीं, नीचे भी सेम था, हम आगे कर लेते हैं। और इसका आईपीओ स्टैंड फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, आईपीओ स्टैंड फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर, और इसको कंट्रोल करता है, कौन करता है? आईआरडीए। आईआरडीए स्टैंड फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जो इंश्योरेंस जो चलते हैं उनके ऊपर रेगुलेट कौन करता है? आईआरडीए, ओके। यूएलआईपी स्टैंड फॉर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जो कि कौन देखता है इसको? सेबी देखता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट स्टार्टेड कमर्शियल बैंक, जो कि एक कमर्शियल बैंक के रूप में नहीं आया था मार्केट में, वो है हमारा सिडबी, ठीक है।
Come to the next question. What is OTP इन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन? OTP का मतलब क्या होता है? ये तो सबको पता है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये. वन टाइम पासवर्ड. सी इज द राइट आंसर. द पावर्स ऑफ कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज ऑफ इंडिया इज नाउ शिफ्टेड टू. किसके हाथ में शिफ्ट हो गई है कैपिटल इश्यू की पावर? ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास आ गई है ये पावर, तो सेबी के पास रहेगी. द सक्सेस ऑफ ई बैंकिंग डिपेंड्स अपॉन. सक्सेस ऑफ ई बैंकिंग डिपेंड्स अपॉन. किसके ऊपर डिपेंड होती है सक्सेस ऑफ ई बैंकिंग? मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम. हाँ जी, ये होता है. तो फर्स्ट थर्ड इसमें आ जाएंगे. फर्स्ट सेकंड थर्ड. बी इज द राइट आंसर. Okay, come to the next question. International liquidity compromise with four of the following: gold held by central bank, gold held by central bank, gold held by families, ये नहीं आएगा. forex reserve held by commercial bank, mineral wealth, SDRs. तो इसमें फर्स्ट जो आएगा, let's see answer. C is the right answer. ठीक है. Which among the following are important bodies of WTO? WTO की जो important bodies हैं वो कौन कौन सी हैं? देखो, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी आएगी WTO के अंदर. नाफ्टा नहीं आती है. ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी ये भी आएगी, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें ट्रेड वाली चीज तो आएंगी ही. एशियन नहीं आएगी. काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स ये भी आएगा. IBRD नहीं आएगा. काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये भी आएगा. ठीक है, तो इसका क्या आंसर रहेगा? इसका C इज द राइट आंसर. विच वन इज नॉट द सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस? एक्सटर्नल फाइनेंस का कौन सा इसमें सोर्स नहीं है? तो एक्सटर्नल फाइनेंस का सोर्स WTO नहीं है. ओके, क्योंकि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है. ये ट्रेड के रिगार्डिंग क्या करता है, मीन्स गाइडलाइंस जारी करता है बजाय कि फाइनेंस के रिगार्डिंग. विच वन इज कॉल्ड ब्रिटन वुड्स ट्विंस? ब्रिटन वुड्स ट्विंस किसे कहा गया है? ये कहा गया है IMF और IBRD को. ठीक है. IMF स्टैंड फॉर वेट गाइस, चलो IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड. ठीक है, इसमें ये आएगा. एंड 50th क्वेश्चन पे हम आ गए हैं. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का. तो यूनिकैड स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डिफिसिट, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. ठीक है, C इज द राइट आंसर. तो C जो है वो राइट आंसर रहेगा. गाइस, कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में. अगर आप आगे कोई भी किसी तरह की वीडियो चाहते हो, किसी टॉपिक पर फर्दर किसी टॉपिक पर चाहते हो, तो आप वो भी मुझे बता सकते हो. कमेंट सेशन में मुझे ये मैसेज डाल सकते हो. तो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे. हम नेक्स्ट डे कल फिर से वीडियो डालेंगे. हमारा 50-50 क्वेश्चंस का हमारा सेशन रहेगा. होपफुल यू एंजॉय द सेशन और आप अपने तैयारी इस पे देख पाएंगे. और थैंक यू गाइस. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और आप लोगों को नई नई वीडियोस मिलेंगी.